हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हमारी जो EVS PYQ सीरीज़ है उसकी क्लास नंबर 12 है। 11 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आपको अच्छे से पता है 20 अगस्त को आपका CTET का एग्ज़ाम है और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो आपके PYQ क्वेश्चंस हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी CTET के एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आज की वीडियो में आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आगे आगे आपको रेगुलर जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मिलेंगे और हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक क्लास आपको सुबह 10 बजे मिलेगी और एक क्लास आपको शाम को 6 PM पर मिलेगी। और बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो बाकी प्रैक्टिस सेट डालेंगे उनकी क्लास भी आपको एडवांस में बता दी जाएगी। आप जो हमारी कम्युनिटी टैब है चैनल की वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं क्लास का जो टाइमिंग है वो भी अपलोड करता हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए हम तरुण भारत संघ के बारे में पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन आपका KVS के अंदर भी आया था, रिट के अंदर भी आया था और CTET के अंदर तो आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो तरुण भारत संघ है किसके लिए काम करता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जल के संरक्षण के लिए। और इसके जो प्रधान हैं वो कौन है, आपके राजेंद्र सिंह, जिनको हम बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया। और ये जो संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये भी आप याद रखना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तरुण भारत संघ इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, भिकमपुरा राजस्थान में। तो आपको भिकमपुरा भी याद रखना है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र सिंह, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया। अब आपको आगे याद रखना है तरुण भारत संघ किसके लिए काम करती है, जल के संरक्षण के लिए काम करती है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए हमारे पास ऑप्शन में था मेधा पाटेकर, इनका संबंध किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से। आपको याद होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, आपका चमोली, कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चमोली उत्तराखंड से चिपको आंदोलन, ठीक है। और सुंदरलाल जो बहुगुणा है इन्हें 2009 में क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जनजाति दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि ये जो जनजातियां हैं ना ये किस स्टेट के अंदर हैं, तो आपको वो याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में है संथाली जनजाति, ये मिलती है आपकी झारखंड के अंदर। याद रखना आप कहाँ पर मिलती है, झारखंड के अंदर। जो गद्दी जनजाति है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। और साथ में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे हिमाचल प्रदेश के अंदर पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गद्दी जनजाति। भाई हिमाचल प्रदेश में भी मिलती है और कहाँ पर मिलती है, जम्मू कश्मीर में भी। उसके बाद है गोंड जनजाति, ये आपकी आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और साथ में उड़ीसा के अंदर, ठीक है। इन सभी जगह पर मिलती है आपकी गोंड जनजाति। उसके बाद है सहाविया या सहरिया जनजाति, ठीक है। क्या नाम है, सहरिया जनजाति। ये मिलती है आपकी राजस्थान में और प्लस में मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान में पूछता है अगर कहाँ पर मिलती है तो बारां जिला, ठीक है, बारां जिला राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। तो देखिए यहाँ पर अम्लीय वर्षा के बारे में बात की गई है। देखिए आप याद रखिए एक होता है आपका pH स्केल, ठीक है, जो pH को मापता है। तो इसमें जो वैल्यू होती है ना वो वैल्यू होती है आपकी 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। और बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है कहाँ पर, 7 नंबर पे। तो आप याद रखिए अगर 7 से डाउन है ना तो वो कहलाएगा आपका एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है।
और अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू है तो वो कहलाता है आपका बेस यानी कि क्षारीय। और जो 7 पर रहेगा ना एग्जैक्ट, वो होता है आपका न्यूट्रल। जैसे आपका जो आसूत जल है ना, जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, आसूत जल, ये आपका क्या है, न्यूट्रल होता है, ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ये चीज़ आप याद रखना। और जो अम्लीय वर्षा के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ना, इसका जो पीएच है वो 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 या 5.6 से कम क्या होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच होता है। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, इनमें से कौन से जिम्मेवार हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि HCl और H2SO4, ये भी आपका नहीं है। आगे देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 प्लस में H2SO4, आपको ये भी याद रखना है। जो केमिकल इनके फॉर्मूलाज है ना, ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है वो वहाँ पर नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल देने के बजाय इस तरह से दे दे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध मीठे जल की निम्न में से किस में मीठे जल की जो प्रतिशतता है ना, वो सबसे अधिक है। देखिए, आपको अच्छे से पता है पृथ्वी पर 71% क्या है, आपका जल है, लेकिन जो मैक्सिमम है ना, वो खारा पानी है, वो समुद्र के अंदर है, वो पीने योग्य नहीं है। ठीक है, तो जो भी कुछ मीठा पानी है ना, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है आपके हिमनद के अंदर, यानी कि जैसे आपके ग्लेशियर हो गए, ठीक है, जो जमे हुए हैं, ठीक है, जमी हुई नदियां हो गई, तो उनके अंदर क्या मिलेगा, आपको मीठा पानी मिलेगा। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा है, तो देखते हैं हम ऑप्शंस को। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। देखिए, एक आपका विलयन होता है और एक होता है आपका विलायक। ठीक है, तो सार्वभौमिक विलायक का मतलब क्या हो गया भाई, पानी है। नॉर्मल सी बात है, पानी के अंदर मैक्सिमम चीजें घुल जाती हैं, जैसे नमक हो गया, आपकी चीनी हो गई, आप किसी भी केमिकल को ले लीजिए। ठीक है, यानी कि जो जल है ना, वो मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए इसको बोला गया है सार्वभौमिक विलायक। तो ये स्टेटमेंट तो आपको सही हो गई। आगे देखिए, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। भाई नॉर्मल सी बात है, तभी तो सार्वभौमिक विलायक कहलाया, तो ये भी आपकी सही है। आगे देखिए, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये आपका गलत है। देखिए, जो जल का क्वथनांक है ना, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, जब जल उबलना स्टार्ट कर देता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक होता है गलनांक, तो जो वाटर का जो गलनांक है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे जो पानी है ना, वो बर्फ से जल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, गलना स्टार्ट कर देता है, वो होता है आपका गलनांक। ठीक है, और जो जल का घनत्व है वो होता है मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी आपको याद रखना है। अगर जो जल का घनत्व है कितने डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, यानी कि यही आपका गलत है। आगे देखते हैं, जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में विद्यमान होता है। पे नॉर्मल सी बात है, सॉलिड में भी आपको मिलेगा, जैसे क्या हो गई, आपकी बर्फ हो गई यानी कि आइस हो गई। ठीक है, आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, जैसे आपका जल हो गया यानी कि पानी खुद लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद क्या हो गया, आपकी गैस हो गया, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प यानी कि वेपर। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं के अंदर जल हमें मिल गया, लेकिन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछा था। आगे चलते हैं, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था क्या कहलाती है। भाई नॉर्मल सी बात है, आपको अच्छे से पता होगा क्या कहलाएगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है, गलत है भाई, यहाँ पर तो बात की नहीं गई है अब भाई कौन मुखिया है कौन नहीं है। आगे देखिए, पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि बात नहीं की गई यहाँ पर कौन मुखिया है कौन नहीं है। आगे देखिए, एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, ये भी आपका गलत है। आगे देखिए, संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये जंतु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी
प्राथमिकता को चुनेंगे, यानी कि किन चीज़ों को ये जो जानवर है ना वो खा सकते हैं। तो देखिए हमने जो कल का प्रैक्टिस सेट था उसमें भी आपको बताया था, जो आगे के दांत है ना चपटे मिलेंगे, चौड़े मिलेंगे और पैने मिलेंगे, किसके? जो भी पशु हैं, जो भी गाय वगैरह हैं इनके। क्यों? क्योंकि ये क्या खाती हैं? आपकी घास एवं शाक को, ताकि उनको अच्छे से काट सके, इसलिए पैने होते हैं, चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। जो पादप खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले है आपका हेलोफाइट्स। देखिए हेलोफाइट्स वो होते हैं जो नॉर्मल सी बात है नमक से रिलेटेड हो, यानी कि खारे जल में जो उग जाते हैं ना वो आपके क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। लेकिन हम आगे भी देखेंगे, जैसे नेक्स्ट है आपका समुद्भिद यानी कि मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स वो होते हैं वो मिट्टी जिसके अंदर क्या हो भाई, जल भी हो और साथ में क्या हो, जो लवण वगैरह है, खनिज लवण है, यानी कि सारी आवश्यक चीजें हो जिसके अंदर, वो मिट्टी क्या कहलाती है? समोद्भिद यानी मीजोफाइट्स। जो एक अच्छी मिट्टी के अंदर जो उगने वाले पौधे हैं वो आपके मीजोफाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद है आपका सी ऑप्शन मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट्स। तो जेरोफाइट्स का मतलब होता है जो रेगिस्तान में उगते हैं, ठीक है, जिन्हें ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आपका नागफनी हो गया या फिर आपका कैक्टस हो गया, ये होते हैं आपके जीरोफाइट्स, यानी कि जो रेगिस्तान के अंदर भी उग जाते हैं ये वो पौधे, ठीक है। उसके बाद है आपका हीलियोफाइट्स। देखिए आपको पता होगा जो सूर्य है ना, जो सन है ना, उसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं? एक तो आपकी हीलियम होती है और एक क्या होती है? हाइड्रोजन। तो मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो हीलियम और हाइड्रोजन से बनता है ना, तो हीलियम जो है ना, हीलियम से आप याद रखना हीलियो, यानी कि वो पौधे जिनको उगने के लिए या जिनको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। जैसे आपने सूरजमुखी पौधा देखा होगा, ठीक है, सूरजमुखी पौधा देखा है ना, तो ये क्या करता है? जिस साइड सूर्य घूमता है ना उसी साइड ये प्रतिक्रिया करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे पौधे क्या कहलाते हैं? आपके हीलियोफाइट्स। तो आप याद रखना, हेलोफाइट्स वो होते हैं जो खारे जल में उग जाते हैं, मीजोफाइट्स वो होते हैं जो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिनमें जल भी पर्याप्त मात्रा में होता है और जो खनिज लवण है वो भी पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके बाद जीरोफाइट्स आता है। जीरोफाइट्स के अंदर वो आते हैं जो रेगिस्तान में भी उग जाते हैं, जिनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स के अंदर वो होते हैं जिनको उगने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका सूरजमुखी हो गया या बरगद का पेड़ हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो चित्रकला किसी कथा का चित्रण करती है, क्या करती है? कथा का चित्रण, याद रखना आप, कथा का चित्रण करती है तथा जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकथी। यह चित्रकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए आप, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, या फिर कहाँ से रिलेटेड है? आपकी कश्मीर से रिलेटेड है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर ए। जो चित्रकथी कला है ये कहाँ की कला है? आपके महाराष्ट्र की कला है, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था वर्ली, अगर वर्ली कला पूछी जाती है या पिंगुली कला पूछी जाती है, पिंगुली, ठीक है, अगर पिंगुली कला पूछी जाती है ये भी कहाँ पर है? आपकी महाराष्ट्र के अंदर, याद रखना आप, ठीक है। अगर आपसे फट चित्रकला पूछी जाती है तो ये आपकी राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान से है। अगर इसके बाद आपसे लेपाक्षी पूछा जाता है, लेपाक्षी या फिर कलमकारी, ये कहाँ से है? आपकी आंध्र प्रदेश से, ये भी आप याद रखना। अगर आपसे मधुबनी पूछा जाता है तो मधुबनी कहाँ की है? आपकी बिहार की, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? क्षीणता का मतलब होता है यानी कि जल कम हो रहा है, जो हमारा भूमिगत जो जल स्तर है ना वो कम हो रहा है, इसके कम होने का कारण क्या है, ठीक है। तो क्षीणता का मतलब होता है किसी चीज का कम होना। तो देखिए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्षा का कम होना। हाँ भाई, कहीं ना कहीं हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट इतना ज्यादा रीजन तो नहीं है। वृक्षों का आवरण कम होना, ये भी आपका नहीं हो सकता। सिंचाई हेतु नलकूपों तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, ये आपका करेक्ट आंसर है। भाई नॉर्मल सी बात है, जब भी हम कोई पंप लगाते हैं या नलकूप लगाते हैं तो उसका मेन रीजन क्या होता है? कहाँ से पानी लेके आएगा वो? नॉर्मल सी बात है, धरती से ही तो पानी निकालता है ना। जब हम खेतों में पानी देते हैं
ठीक है। तो कहाँ से निकलता है वो पानी? नलकूपों से मिलता है या पंपों से मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो रीजन है भूमि जल स्तर का कम होने का वो है आपका आंसर नंबर सी, यानी कि सिंचाई हेतु नलकूपों तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? देखिए हम मिजोरम के नृत्य कर चुके हैं, फिर भी हम ऑप्शंस को देखते हैं। सत्रिय नृत्य, देखिए ये होता है आपका असम के अंदर, याद रखना आप। जो सत्रिय नृत्य कहाँ पर होता है? असम के अंदर। अगर आपसे राउफ नृत्य पूछता है तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर राउत पूछ लेना, ये भी आप डिफरेंस याद रखना, एक तो राउफ होता है वो आपका जम्मू कश्मीर में, और एक राउत पूछ ले तो ये होता है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। दोनों में डिफरेंस समझना आप। अगर आपसे चेराव नृत्य पूछा जाता है, ये है आपका मिजोरम का, आ गया ना आपके सामने। तो चेराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गरबा हर किसी को पता है कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, जो गरबा नृत्य है ना, इसके अंदर गरबा गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? गरबा गीत। और जो गरबा गीत है ना, इनका संबंध होता है कृष्ण भगवान से। तो आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लग गए कि जो गरबा नृत्य है या कोई भी नृत्य है या फेस्टिवल है, उसका संबंध किस भगवान से है। तो अगर आपसे पूछा जाता है जो गरबा नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। इसमें गरबा गीत गाए जाते हैं, और जो गरबा गीत गाए जाते हैं ना, वो किससे रिलेटेड होते हैं? कृष्ण भगवान से रिलेटेड होते हैं। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा रेल मार्ग तो आपको पता है, भारत की अगर हम लंबाई को देखते हैं तो कहाँ से है? ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर और नीचे कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, ठीक है, जो आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो वो पड़ता है आपका आंसर नंबर बी, यानी कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। जो डिब्रूगढ़ है वो आपका असम के अंदर पड़ता है, और जो कन्याकुमारी है वो आपका कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। तो असम से लेकर ट्रेन चलती है और कहाँ तक? तमिलनाडु तक लगातार चलती है। और उस ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। आप इस ट्रेन का नाम भी याद रखना, क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ये लगभग 4233 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन सा आपका? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। इस स्टेटमेंट को आप याद रखना। आगे चलते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए आपको कल्पना चावला के बारे में क्या क्या याद रखना है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? करनाल में। करनाल कहां पर पड़ता है? आपका हरियाणा के अंदर। ये भी आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कब ज्वाइन किया था, यानी कि इन्होंने जो स्पेस से रिलेटेड काम करना स्टार्ट किया था ना, उसमें जब इनका सिलेक्शन हुआ था ना, वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1995 के अंदर। और इनकी जो पहली उड़ान थी वो 1996 के अंदर थी, जो कि क्या हुई थी? सफल हुई थी। और देखिए जब इनकी डेथ हुई थी ना, तो ये किस शटल के अंदर थे? आपको याद रखना है, कोलंबिया शटल। कोलंबिया शटल का मिशन नंबर था 28, ठीक है। यानी कि कोलंबिया जो शटल है ना, इसका 28वां मिशन था। इस मिशन के अंदर ये गई थी, और तब इनकी क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। तो निधन कब हुआ था? इनका हुआ था 1 फरवरी 2003 को। आपको एक कंप्लीट डेट याद रखनी है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2003। लेकिन आप डेट, इस कंप्लीट डेट को याद रखना। कब निधन हुआ था? 1 फरवरी 2003 को, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में घोंसले बनाते हैं? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ थ्योरी क्लासेस के अंदर। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर बी, यानी कि बारबेट। जो बारबेट होता है ये पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। एक आपका टेलर बर्ड है। तो देखिए टेलर बर्ड का क्या होता है भाई? आप नाम से पता चल रहा है टेलर। टेलर क्या करता है? उसका काम होता है कपड़ों को सीना, यानी कि सीलना। तो यह जो टेलर बर्ड है ना, ये क्या करता है? ये घास फूस से या इन चीज़ों से क्या करेगा? अपने घोंसले को सीता है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से अपना घोंसला बनाता है। आगे चलते हैं। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन को ग्रहण करने की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा। क्यों? देखिए, यानी कि डॉक्टर ने महामारी के समय क्या किया? विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है ना, उन चीज़ों को ज़्यादा खाने की सलाह दी। तो यहाँ पर पूछा गया है ऐसा क्यों किया? तो देखिए,
यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। गलत है भाई आंखों से रिलेटेड अगर आपकी बात होती है ना तो वहां पर आती है विटामिन ए हेल्पफुल। जैसे रतौंधी रोग जो आपका है, आपको याद होगा रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। यानी कि ये आंखों की प्रॉब्लम है, ये दृष्टिवर्णक, तो वहां पर आएगा विटामिन ए। आगे देखिए, यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। ये भी गलत है। आपको पता होना चाहिए दांतों के लिए और अस्थियों के लिए क्या जरूरी है, आपका कैल्शियम या फिर आपका फास्फोरस। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और अगर विटामिन पूछता है तो विटामिन डी जो हमें किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। और ये एकमात्र ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर ही बनती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है एकमात्र विटामिन जो हमारे शरीर के अंदर ही बनती है वो कौन सी है? आपकी विटामिन डी। ठीक है, जो किससे मिलती है? हमें सूर्य से मिलती है। आगे चलते हैं, इससे भूख बढ़ती है। ये भी आपका गलत है। आगे देखिए, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। ये आपका करेक्ट होगा। जो विटामिन सी होता है ना उसमें क्या होता है, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए? विटामिन सी खाना चाहिए। किस समय? महामारी के समय। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। तो देखिए, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। ये 10 से 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो होती हैं। इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आपको यही क्वेश्चन वहाँ पर मिलने वाले हैं और आपका एग्जाम आराम से क्रैक होगा। अगर आप इन्हें नहीं करते हैं तो 100% आपका लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।